हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स। हम काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं काइनेमैटिक्स क्या है। काइनेमैटिक्स बेटा बेसिकली मैकेनिक्स का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स का ब्रांच है। और मैकेनिक्स किसका ब्रांच है? फिजिक्स का ब्रांच है। तो काइनेमैटिक्स किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स का। सबसे पहले जानते हैं मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। मैकेनिक्स बेसिकली वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिस ब्रांच के अंदर हम बॉडीज के या ऑब्जेक्ट्स के किसके बारे में स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इक्विलिब्रियम। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। और मैकेनिक्स की इस तरीके से कितनी ब्रांचेस हैं? मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं बेटा 3 ब्रांच है मैकेनिक्स की। कौन कौन सी ब्रांच है मैकेनिक्स की, पढ़ते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो ब्रांच है मैकेनिक्स की उसको बोला जाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टैटिक्स वर्ड रेफर्स टू व्हाट? रेस्ट। तो स्टैटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। कहाँ? रेस्ट पे। मतलब जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं उन सब फोर्सेस के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? रेस्ट पे है। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। और कहाँ है? रेस्ट पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ क्या कौन सी ब्रांच कहलाएगी? वो स्टैटिक्स कहलाएगी। और स्टैटिक्स किसका ब्रांच है? वो मैकेनिक्स का ब्रांच है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड ब्रांच है मैकेनिक्स का काइनेमैटिक्स, जो आपका इसका टॉपिक भी है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के किसकी बात करते हैं? मोशन की बात करते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। बट खास ख्याल रखिए, क्या आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको यह कंसीडर नहीं करना है कि ऑब्जेक्ट के मोशन का जो कारण है वो क्या है। मतलब वी डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन काइनेमैटिक्स विदाउट knowing the cause of motion। मतलब मोशन हुआ किस चीज के कारण है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं जानना है। किसके अंदर? काइनेमैटिक्स के अंदर। मेरे ख्याल से सब लोग जान गए होंगे कि काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब मोशन हुआ किस चीज के कारण है वो हमें नहीं जानना है। अब जैसे कि सब लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने एक ब्लॉक ले लेता हूं और ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है और मान लीजिए मैं ब्लॉक पे क्या लगाता हूं, मान लीजिए कोई भी एक सर्टेन फोर्स लगा देता हूं, तो सब लोग जान पा रहे हैं कि फोर्स लगाने से ब्लॉक क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। मतलब किसी भी चीज के मोशन का जो कारण होता है वो कौन होता है? वो फोर्स होता है। तो हमें किसके बारे में बात नहीं करनी है काइनेमैटिक्स के अंदर? हमें फोर्स के बारे में बात नहीं करनी है। किसके अंदर? काइनेमैटिक्स के अंदर। ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसमें हम मोशन की बात तो करेंगे, ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और तरह तरह के जो मोशन होंगे ऑब्जेक्ट के उनको जानेंगे और उनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डील करेंगे उनके साथ। बट हमें क्या नहीं जानना है? हमें कारण ऑफ मोशन नहीं जानना है। और कारण जनरली क्या होता है ऑब्जेक्ट के मोशन का? वो फोर्स होता है। तो हमें फोर्स की कोई बात नहीं करनी है। किसके अंदर? काइनेमैटिक्स के अंदर। तीसरा टाइप पे आते हैं भाई। तीसरा टाइप क्या है? फर्स्ट हो गया स्टैटिक्स, दूसरा हो गया काइनेमैटिक्स और तीसरा हो गया डायनामिक्स। तीसरा टाइप जो है वो क्या है मैकेनिक्स का? वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स वो ब्रांच ऑफ क्या है? मैकेनिक्स है जिसमें हम क्या करेंगे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, उसके बारे में जानेंगे किस तरह का मोशन है, कैसा मोशन है, साथ में क्या भी होगा। मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट किसके साथ पढ़ेंगे? बाय नोइंग, बाय आप ऐसा बोल सकते हैं, बाय नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। हम किसके बारे में भी जानेंगे कि इस
जो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, जो मूवमेंट कर रहा है पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी आपका, वो किसकी वजह से कर रहा है। मतलब जो फोर्स पार्टिकल के ऊपर लगेगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जनरली मोशन किसके कारण होता है, किसी पार्टिकल का फोर्स के कारण होता है। तो जो फोर्स है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच में जानेंगे डायनामिक्स में। मेरे ख्याल से सब लोगों को आइडिया आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में जानेंगे कि किस किस तरह का मोशन होता है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, किस तरीके से हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे। तो ये किसके बारे में था, ये मैकेनिक्स के बारे में था, जिसकी 3 ब्रांचेज है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तीनों अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं और हम तीनों के बारे में काफी अच्छे से जानेंगे क्लास 11th में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, काइनेमेटिक्स है। ठीक है जी। अब काइनेमेटिक्स में सबसे पहले आपने क्या बोला कि आप क्या करेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, कह सकते हैं आप, स्टडी ऑफ मोशन। अब बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस तरह का क्या करता है, मोशन एग्जिबिट करता है। जनरली हम काइनेमेटिक्स के अंदर किस तरह के मोशन को पढ़ेंगे, हम पार्टिकल के या बॉडी के या ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेटरी, कैसे मोशन की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे, या इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी आप कह सकते हैं। मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा आप बोल सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब जनरली लोग इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं, जनरली लीनियर मोशन बोलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये लीनियर ही हो। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में आप इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से सेगमेंट्स, चलिए बात करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को आप क्या भी बोल सकते हैं, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप आप इनको समझिए, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा कौन सा, कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। मतलब एक ही बॉडी, एक ही ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, रेक्टिलिनियरली भी मूव कर सकता है और कर्वीलिनियरली भी मूव कर सकता है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। कर्वीलिनियर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, अलोंग ए कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ। बट खास ख्याल रखिए कि दोनों ही तरह के टाइप ऑफ मोशन में बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है, बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक बॉडी ऐसे बना देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, शेप, साइज आप कुछ भी कंसीडर करिए, और मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी 3 पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, मान लीजिए जैसे A, B और C, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लीजिए कहाँ पहुँच गया है, यहाँ से मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पहुँच गया है। तो इसके वही 3 पॉइंट्स क्या हो गए, A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है। जो A, जो हमने क्या किया है, A पॉइंट कंसीडर किया है बॉडी के ऊपर कहीं भी, वो किस तरीके से मान लीजिए मूव करके आया, मैं बोलता हूं मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से मूव करके आया। तो B भी कैसे मूव करके आया, वो भी कुछ ऐसे मूव करके आया भाई। C कैसे मूव करके आया, C भी कुछ ऐसे मूव करके आया है। तो इस तरह का ये जो पाथ बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने लिया है, जो पाथ उन्होंने क्या किया है, फॉलो किया है, वो कैसा है, इस केस में वो कर्व्ड पाथ है। एंड बॉडी इज सेट टू हैव ए कर्वीलिनियर मोशन। किस तरह का मोशन बॉडी ने एग्जिबिट किया, अभी इस केस में आप बोल सकते हैं कर्वीलिनियर। बट जो ओरिएंटेशन है बॉडी का, वो इस केस में क्या नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। अगर बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कर्व्ड पाथ लेते हैं तो आप उसको कर्वीलिनियर बोल सकते हैं, और अगर वो क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ अगर वो फॉलो करते हैं तो आप उसको कैसा बोल सकते हैं, आप उसको रेक्टिलिनियर बोल सकते हैं। मान लीजिए ये वाला बॉडी कुछ समय बाद मान लीजिए यहाँ ऑब्जर्व किया गया, जो पॉइंट्स हैं तीनों वो यहाँ है, A, B और C। A वाला पार्टिकल कुछ ऐसे चला, B वाला पार्टिकल कुछ ऐसे चला, C वाला पार्टिकल भी कुछ ऐसे चला, इस तरीके से मान लीजिए। तो इस केस में जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्होंने कैसा पाथ फॉलो किया है, उन्होंने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो किया है। और इस केस में ये जो मोशन कहलाएगा बॉडी का, वो कैसा मोशन कहलाएगा बेटे, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। मेरे ख्याल से सब लोगों को इस बात का आइडिया आ गया है
कि ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन मतलब कर्व्ड पाथ, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। वैसे जो टाइप ऑफ मोशंस हैं वो बहुत अलग, बहुत सारी तरह के टाइप होते हैं। जैसे अब आपको मैं इसी में क्या क्या बता सकता हूं कि ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ बॉडी क्या भी कर सकती है, कोई भी सर्कुलर या रोटेशनल मोशन भी कर सकती है, बॉडी वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन भी कर सकती है। तो उस तरह की बेसिक चर्चा हम लोग इस सेगमेंट में नहीं करेंगे। वो जो सेगमेंट है उसका मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो मैंने एक पहले भी किसी लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप वहां से वो सारा का सारा नोट कर लीजिए। और अब हम क्या करते हैं, कुछ अगले अच्छे सेगमेंट पे चलते हैं। जैसे सबसे पहली चीज आती है कि जब आप किसी भी पार्टिकल का सिचुएशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज को डिफाइन करना है जिसको कि आप बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। जिसको आप क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या चीज होती है, ये वो चीज मतलब वो जगह होती है जहां पर खड़े होकर के हम किसी भी पार्टिकल का क्या करते हैं, मोमेंट या मोशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इट्स ए प्लेस और ए पॉइंट फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट। जहां खड़े होकर के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उस जगह को या उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाता है, आपका रेफरेंस फ्रेम बोला जाता है, आपका ओरिजिन माना जाता है। और रेफरेंस पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट बोलने का मेरा मतलब है आपको रेफरेंस पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट को आप अपनी ऑब्जर्वेशंस में, आप अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आप क्या नाम देते हैं, ओरिजिन नाम देते हैं। आप जैसे जो किसी भी पार्टिकल का मोशन है, मान लीजिए वो XY प्लेन में है, मान लेते हैं XY प्लेन में, लेट्स सपोज दिस इज Y एक्सिस, लेट्स सपोज दिस इज X एक्सिस। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस ओरिजिन को डिफाइन करते हैं कि भाई ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के वो कितने हैं, 0 0 हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपने इस पर्टिकुलर चीज का नाम लिए बगैर क्या कर दिया है, अपना रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया है। आपने अपना रेफरेंस पॉइंट क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और जिसको कि आपने क्या नाम दे दिया है, ओरिजिन नाम दे दिया है। आप ये समझिए कि ओरिजिन के ऊपर क्या है, कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। कोई क्या बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। और वो ऑब्जर्वर आपकी हर एक्टिविटी को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। रेफरेंस फ्रेम को समझिए। रेफरेंस फ्रेम अगर इस पर्टिकुलर केस में बोला जाए कि रेफरेंस फ्रेम क्या है आपका, तो रेफरेंस फ्रेम ये वाला पॉइंट है, ये वाला फ्रेम है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, जिसके अंदर हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो आप बोलेंगे जी मेरा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 हैं। आपके रेफरेंस पॉइंट को जनरली आप क्या नाम देते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन क्या है आपका, फिक्स्ड है। मतलब आप मानिए कि ओरिजिन के ऊपर कौन बैठा है, एक ऑब्जर्वर बैठा है जो आपके पार्टिकल की या आपकी क्या कर रहा है, हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या, कि जब ऑब्जर्वर आपके पार्टिकल की हर मोमेंट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके पास क्या भी होता है, एक स्टॉप वॉच होता है। आप ऐसा मान करके चलिए, ये मानना ही मानना होगा आपको। इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी जब आप ऐसा ऑलरेडी मान लेंगे कि ओरिजिन पे कौन बैठा है, ऑब्जर्वर बैठा है, और ऑब्जर्वर के हाथ में क्या है, एक घड़ी है। आप जैसे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो ऑब्जर्वर का क्या काम करता है, अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर देता है। और जो कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं जितने समय के लिए, उतने समय के लिए ऑब्जर्वर आपकी हर एक्टिविटी को क्या करते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है विद ए स्टॉप वॉच। मतलब जब भी कोई इवेंट हैपन होता है तो टाइम नहीं रुकता है, टाइम बीतते रहता है। और जो टाइम को आप रिकॉर्ड करते हैं वो मान लीजिए आप किसकी हेल्प से करते हैं, एक स्टॉप वॉच की हेल्प से करते हैं। तो आपके लिए रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ, वो पॉइंट जहां पर बैठ करके आप क्या करते हैं,
किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की किसी भी एक्टिविटी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपनी जगह से हिला या नहीं हिला, अगर हिला तो कितना हिला और किस दिशा में हिला। ये सारी चीजों की ऑब्जर्वेशंस कौन रखता है, ये ऑब्जर्वर रखता है। और ऑब्जर्वर के पास क्या होता है, एक स्टॉप वॉच होता है। आपको सबसे पहले ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात रेफरेंस फ्रेम के बारे में मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल ए है, मान लेते हैं कि ये कोई भी पार्टिकल ए है। मैं बोलता हूं कि भाई कोई भी पार्टिकल क्या है, बी भी है भाई। अब मैं बोलता हूं कि मान लीजिए आपको मैं इस तरीके से बोलता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं। अभी हालांकि ये आपको रिलेटिव मोशन में पढ़ाया जाएगा, बट आप समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी को कैसे लिखा गया, इसको जनरली लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब आपको मैं यहां ये समझा दूंगा कि आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपको इसको क्या बोला गया, इस पर्टिकुलर टर्म ने को आपने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या, बी। जनरली आप क्या करते हैं, अब आपके सामने कि ये वाला स्टेटमेंट मैंने रख दिया, जब ए और बी दो अलग अलग पार्टिकल है। मैं बोलता हूं दूसरे सिचुएशन में आपके पास सिर्फ एक ही पार्टिकल है ए एक पार्टिकल है, और आप मान लीजिए यहां कहां खड़े हैं, ग्राउंड पर खड़े हैं। आप कहां खड़े हैं, ग्राउंड पर खड़े हैं। जनरली आप ग्राउंड को कहां मानते हैं, रेस्ट पर मान करके अपनी हर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो आप इस केस में क्या लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए लिखना है आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप इस केस में लिखेंगे इसको क्या, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, ग्राउंड। आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो आप समझिए इसमें कौन, आपने इस टर्म को क्या लिखा, आपने इस टर्म को लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फर्स्ट केस में बात करते हैं कि कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहां बी जो है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। बी ऑब्जर्व कर रहा है किसको, ए को ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब अपना रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम कौन हो गया इस केस में, वो बी हो गया भाई। बी जो है वो खुद रुका हुआ भी हो सकता है और चलता हुआ भी हो सकता है, और चलते हुए भी हो सकता है उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो, मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हो, जिसको आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो वो बात हम लोग क्या करेंगे, जब हम रेफरेंस फ्रेम के टाइप पढ़ेंगे बाद में, तब हम बात करेंगे कि वो किस तरह का रेफरेंस फ्रेम है, चलता हुआ रेफरेंस फ्रेम है या रुका हुआ रेफरेंस फ्रेम है। हालांकि आपकी किताबों में यहीं पर आपको डिफाइन किया हुआ मिलेगा कि दो तरह का रेफरेंस फ्रेम होता है, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जो या तो रुका हुआ होता है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, मतलब उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब आप उसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोल सकते हैं। दूसरा आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम दिया होगा, जिसको कि आप बोलेंगे कि एक ऐसा फ्रेम जो ऑलरेडी क्या कर रहा है, एक एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आप उसको एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोल सकते हैं। तो वो उसमें कोई खास बात नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दें, इस वाले केस में क्या है, बी किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए को ऑब्जर्व कर रहा है। इस वाले केस में कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस वाले केस में कोई भी आदमी जो अननोन है आपके लिए, वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड पे खड़ा होकर के किसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो ए पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ए वाले पार्टिकल को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इस केस में मैं आपको एक और चीज ये एक्सप्लेन करनी है मेरे को आपको, कि जो रेफरेंस फ्रेम है उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके काइनेमेटिक्स में। वो क्या रोल होता है, वो ये रोल होता है कि जैसे आपने इस केस में लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको लिखा गया वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहां जो ए और बी की वेलोसिटीज हैं ये किस में होनी चाहिए, दे both are taken or both are supposed to be, both are taken from the same frame। और ये आपको ध्यान रखना है इस बात का, अगर ये दोनों स्पीड्स या वेलोसिटी ए की और बी की एक ही फ्रेम से नहीं है,
तो आप गलत कर रहे हैं, और अगर ए और बी की वेलोसिटीज आप एक ही फ्रेम से ले रहे हैं तो मतलब आप सही जा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप एक किसी क्वेश्चन में कोई भी फ्रेम को फिक्स कर देते हैं तो आपको सारी ऑब्जर्वेशंस उसी फ्रेम से लेनी है। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपना कोई भी गिवन फ्रेम को चेंज कर देते हैं, कोई भी आप अपना नया फ्रेम बना लेते हैं, तो जो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, वो नए वाले फ्रेम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में कि कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने पिछले फ्रेम में रख ली, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने नए वाले फ्रेम में रख ली और आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस एक क्वेश्चन में कहां से होनी चाहिए, एक ही फ्रेम से होनी चाहिए। वो फ्रेम कैसा भी फ्रेम हो सकता है, वो हो चाहे तो इनिशियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, और वो चाहे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। उसके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम बाद में करेंगे। मेरे ख्याल से सब लोगों को रेफरेंस फ्रेम और ऑब्जर्वर या ओरिजिन का जो सिग्निफिकेंस है वो समझ आ गया होगा कि भाई ये लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, काइनेमैटिक्स में। क्योंकि काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, और मोमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जर्वर चाहिए होता है जिसके हाथ में क्या होती है, स्टॉप वॉच होती है। वो आपके रेफरेंस पॉइंट पर या ओरिजिन पर रह करके आपको क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस लेकर के देता है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। करो एक बारी बंद। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। आपके किताबों में ऐसा लिखा होगा जैसे ही आप काइनेमैटिक्स खोलेंगे कि आपके जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, वो पॉइंट मास है, और वो वास्तविकता में पॉइंट मास नहीं होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। आप सिर्फ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हेडिंग डालें, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अब जैसे भाई फॉर एग्जांपल मैं हूं आपके सामने, आप मुझे देख करके तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आप एक पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे, मैं एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करूंगा, और मेरा जो मोशन होगा वो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, सिचुएशंस को, गिवन सिचुएशंस को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी मतलब रिजिड ऑब्जेक्ट को, रिजिड बॉडी को किसका डायमेंशन दे देते हैं, पॉइंट का डायमेंशन दे देते हैं। और वो हम ऐसा क्यों करते हैं और कब कर पाते हैं ऐसा। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बस है, और आप बस का साइज इमेजिन भी कर सकते हैं कि बस कितना बड़ा होता है। मैं आपको बोलता हूं कि बस जो जा रहा है वो मान लीजिए वो दिल्ली से कहां जा रहा है, वो मुंबई जा रहा है, वो मुंबई जा रहा है। मान लीजिए मैं ऐसा बोल देता हूं आपको, जो दिल्ली से मुंबई का रास्ता है वो मान लीजिए लेट्स सपोज, ऐसे ही कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स सपोज 1000 किलोमीटर्स मान लेते हैं, ऐसा कि 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब आप बस के बारे में क्या बोलेंगे कि बस जो पार्टिकल है, बस है, वो क्या कर रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो बस का साइज कितना है। मान लेते हैं कि जी बस का साइज जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, 5 मीटर है भाई। अब आप इस किलोमीटर वाले ऑब्जर्वेशंस को किस में बदलिए, मीटर्स में बदलिए। देन यू विल सी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, सब लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। तो जब आप 1000 किलोमीटर्स में मीटर्स निकालेंगे तो वो कुछ बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जो वैल्यू काफी ज्यादा होगी किससे, इस 5 मीटर से। तो हम ऐसे केसेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, गिवन सिचुएशन को आसान बनाने के लिए इस 5 मीटर के ऑब्जेक्ट के साइज को किसका साइज दे देते हैं, पॉइंट साइज दे देते हैं। और ये ही हम जनरली करते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस कि ऐसे किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में हम खाली ऐसा करते हैं जो लीनियरली या मतलब ट्रांसलेटरली मूव कर रहा है, सिर्फ उसी के बारे में हम ऐसा बात करते हैं। कई सारे जो बॉडीज है बेटा, उनका जो मोशन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब मान लीजिए जैसे कोई बॉडी एक ही साथ चल भी रही है, घूम भी रही है और बहुत कुछ परफॉर्म कर रही है, मान लीजिए,
तो जो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ मोशन होता है किसी बॉडी का, उसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बॉडी को किसका संज्ञा दे देते हैं, किसका डायमेंशन दे देते हैं, पॉइंट का डायमेंशन दे देते हैं। अब बात यह है कि भाई पॉइंट का ही डायमेंशन क्यों दिया उन्होंने, कोई और डायमेंशन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बनाया गया। अब आप मानिए पॉइंट ज्योमेट्री का एक ऐसा पार्ट है, ज्योमेट्री का एक ऐसा हिस्सा है बेटा जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, हैव नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन इसका नहीं है, ना इसका कोई रेडियस है, ना इसका कोई लेंथ है, ना इसका कोई हाइट है। आपको अपनी कैलकुलेशंस जो आप करेंगे वो क्या रहेंगी, आपकी आसान रहेंगी। ये खाली एक कॉन्सेप्ट है, दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता जो पॉइंट के साइज का हो, बट फिर भी हम हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। और जनरली किन सिचुएशंस में हम ऐसा करते हैं, जब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा है, उसका जो साइज है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट। जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लेता है कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के साइज के रिस्पेक्ट में, तो हम उस ऑब्जेक्ट को किसका संज्ञा दे देते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता है, आइडियल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नो आइडियल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज देयर, नो आइडियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता है, आइडियल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सिर्फ हम लोग कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, जो मास बॉडी है, रिजिड मास बॉडी है, उसके साइज को कैसा मान लेते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान लेते हैं।